जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 10th की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ फ्रेंड, क्लास 6 से 10th की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जा करके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपना रिस्पॉन्स भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे ऊन के बारे में। ऊन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बट इसके पहले जो है प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने जस्ट क्लास 11th का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। टेक्सटाइल ट्रेडिशनल इन इंडिया, ट्रेडिशंस इन इंडिया के बारे में हमने, ये जो हमारा टॉपिक है, इसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने भारत में वस्त्रों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जाना था। बुनाई का इतिहास हमने देखा था कि बुनाई का इतिहास क्या है, बुनाई कब से प्रारंभ हुई भारत में, है बुनाई किस तरीके से की जाती है। 3 मुख्य रेशों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कपास के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, रेशम के बारे में जाना था, और ये 2 रेसे हमने कंप्लीट कर लिए थे। और साथ ही साथ आज हम करेंगे ऊन के बारे, जो हमारा तीसरा रेसा है ऊन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हमारी प्रीवियस क्लास का हो गया होगा। तो देखते हैं हमारा आज का जो थर्ड रेसा है ऊन, उसके बारे में। ऊन अर्थात जिसको हम ऊल कहते हैं। तो ऊल का विकास ठंडे प्रदेशों से संबंधित है। भारत में ऊन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख की पहाड़ियां, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य और पश्चिम भारत में होता है। भारत में विशेषता भेड़, पहाड़ी बकरियों, ऊंट, खरगोश तथा अन्य जानवरों के बाल से ऊन का निर्माण किया जाता है। ऊन के प्राचीन संदर्भों में पहाड़ी बकरियों एवं हिरण जैसे जानवरों से प्राप्त अत्यंत बारीक बाल से ऊन का निर्माण मिलता है। 11वीं सदी का कश्मीरी साहित्य भी उस समय के बहुरंगी ऊनी कपड़ों की बुनाई को प्रमाणित करता है। 14वीं शताब्दी से ही फारसी यानी कि पेरिसन प्रभावों के कारण सालों का उत्पादन प्रारंभ हो गया, जिनमें विभिन्न रंगों का पेचीदा, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न रंगों का पेचीदा अर्थात कॉम्प्लेक्स पैटर्नों में अति जटिल टेपेस्ट्री बुनाई का प्रयोग किया जाता है। टेपेस्ट्री बुनाई क्या होती है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। सर्वोत्तम सालों का निर्माण पश्मीना एवं शहतूश पहाड़ी बकरियों के बालों से किया जाता है। किससे? पश्मीना एवं शहतूश पहाड़ी बकरियों के बालों से किया जाता है। शॉल निर्माण की इस कला को मुगल शासकों ने विशेष कर प्रोत्साहन दिया। यानी कि हमारे भारत में शॉल निर्माण का आर्ट कहाँ से शुरू हुआ, कौन इसका माध्यम बना? तो जो मुगल थे, उनके प्रोत्साहन से इसका निर्माण शुरू हुआ। इस प्रकार कश्मीर की शॉल विश्व प्रसिद्ध हो गई। आप सभी जानते हैं कश्मीर की पश्मीना शॉल कितनी फेमस है। 18वीं शताब्दी तक यह भी सूती कपड़ों की भांति निर्यात की मुख्य वस्तु बन गई। कालांतर में इन शॉलों पर कसीदाकारी भी की जाने लगी। इन शॉलों के डिजाइन कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। इस पर सामान्यतः विभिन्न रूपों एवं वर्ण संयोजन में आम का मोटिफ दिखाई देता है, जिसे पेसली भी कहा जाता है। शॉलों की जामावर शैली देख लेते हैं। क्या है शॉलों की जामावर शैली? तो शॉल निर्माण की जामावर शैली संभवतः मुगल बादशाह अकबर के समय में प्रारंभ हुई थी। तो क्वेश्चन बन जाए अगर कि शॉलों की जामावर शैली कब प्रारंभ हुई, तो मुगल बादशाह अकबर के समय में प्रारंभ हुई थी। ये लंबी शॉलें थी, जिन्हें विशेष रूप से पोशाकों के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। मुगल कालीन चित्रकला में मुगल शासक प्रायः पेचीदा डिजाइनों में चौड़े कंधों वाले परिधान पहनते थे। तो शॉलों की जामावर शैली कब से प्रारंभ हुई, क्या है, तो आपने इसको देख लिया होगा। हिमाचल प्रदेश देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की शॉलें ज़्यादातर सीधी क्षैतिज पंक्तियों, बैंडों तथा धारियों में, जिनमें 1 या 2 खड़ी धारियां भी होती हैं। समूहित कोणीय ज्यामिति मोटिफ यानी कि
मोटिव्स में बुनी जाती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू घाटी शॉलों तथा अन्य ऊनी वस्त्रों की बुनाई पट्टू और दोहरों पुरुषों के लिए लबादे के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। दोहरू का क्या मतलब है? पुरुषों के लिए जो शॉलें होती है उनको क्या कहते हैं? दोहरू के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। भारत के अन्य स्थान जो शॉलों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं वे हैं पंजाब में अमृतसर और लुधियाना तथा उत्तराखंड, साथ ही साथ गुजरात। ये सारे जो भी स्थान है भारत में शॉलों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए कुल्लू की जो शॉल होती है वो इस तरीके से दिखती है। अब ये हमने देख लिया 3 प्रकार के रेशे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है कितने वर्ष पूर्व मानव वस्त्र बनाने की कला जानता था? आप बताइए। क्वेश्चन 2 है भारतीय कपड़ों का उत्पादन मुख्यतः किन रेशों से जुड़ा है? क्वेश्चन 3 कहता है प्राचीन काल से भारत में किस प्रकार के कपड़े बनाए जाते थे? क्वेश्चन 4 अहमदाबाद की असावली साड़ियाँ किसके लिए मशहूर है? और क्वेश्चन 5 कहता है शॉल निर्माण की जामावार शैली किस मुगल बादशाह के समय में प्रारंभ हुई? ये देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा दी। ये क्वेश्चन है एज अ होमवर्क के रूप में, आप इनको सॉल्व करिएगा और आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि है तो वही जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया 3 प्रकार के रेशों के बारे में, कौन कौन से? सूती यानी कि कपास, दूसरा देखा रेशम और ऊन के बारे में। ये जितने भी 3 हमने मुख्य रेसे देखे, ये इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक से वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रंगाई के बारे में देखते हैं। रंगाई क्या है? भारत में रंगाई का अपना प्राचीन इतिहास रहा है। 19वीं शताब्दी में मध्य के पहले रंग केवल प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों की जड़, छाल, फूल, पत्ते एवं बीज आदि से ही प्राप्त किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ कीटों तथा खनिजों से भी रंग प्राप्त किए जाते थे। प्राचीन नमूनों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारतीयों को रंगों के रसायन का अत्यधिक ज्ञान था तथा वे अपने पक्के रंगों की विशेषता हेतु प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादन में रंगों के प्रयोग की तकनीकों में पारंगत थे, यानी कि उन्होंने को महारत थी। अब देख लेते रंग रोधी रंगाई वाले वस्त्र क्या होते हैं। रंगाई जो है क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो रंग रोधी रंगाई वाले वस्त्र रंग से डिजाइन बनाने का सबसे पुराना रूप रंग रोधी रंगाई है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बन जाता है डिजाइन बनाने, रंग से डिजाइन बनाने का सबसे पुराना रूप क्या है? तो वो है रंगरोधी रंगाई। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कपड़ों के कुछ भागों को रंग सोखने से रोका जाए तो वह भाग अपने मूल रंग को ही बनाए रखेंगे और वे डिजाइन वाले दिखाई देंगे। कपड़ों को रंग सोखने से रोकने के लिए धागा, कपड़ों के टुकड़े, मृदा तथा मोम जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें भौतिक प्रतिरोध कहते हैं। भौतिक प्रतिरोध किसे कहते हैं तो बताइए। अधिकांशतः कपड़ों में रंग सोखने से रोकने रोध के लिए धागे से बांधने की विधि प्रचलित है। भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई कपड़े की 2 विधियां, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई कपड़ों की 2 विधियां वो कौन सी हैं टाई एवं डाई की? तो पहला है फैब्रिक टाई एंड डाई और दूसरा है धागा टाई एवं डाई। तो कौन सी वो 2 टाई एवं डाई की विधियां? पहला कौन सा? फैब्रिक डाई एंड टाई और दूसरा धागा टाई एंड डाई। दोनों ही विधियों में जिस हिस्से पर डिजाइन बनानी होती है उसके चारों तरफ कसकर धागा लपेटकर बांध दिया जाता है और रंगाई की जाती है। इस प्रकार बंधा हुआ भाग अपना मूल रंग बनाए रखता है। सूखने के बाद बंधे हुए कुछ भाग को खोल दिया जाता है और कुछ अन्य भाग को बांध दिया जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया को और अधिक रंगों से दोहराया जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर रूप से हल्के से गहरे रंग की ओर होती है। टाई एंड डाई विधि देख लेते हैं। टाई एंड डाई मेथड क्या है? तो टाई एंड डाई मेथड का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में विशेषता धार्मिक आयोजनों से पूर्व कलाई पर बांधा जाने वाला धागा टाई एंड डाई विधि द्वारा ही सफ़ेद, पीला एवं लाल रंग में रंगा जाता है। आप अपनी कलाई पे जो बांधते हैं ना धागा, ये देखिए जिसको हम रक्षा सूत्र बोलते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो रक्षा सूत्र होता है इसका कलर कहाँ से आता है? तो ये टाई एवं डाई के माध्यम से ही इसका कलर आता है। इसलिए दुल्हन की पोशाक एवं मांगलिक अवसर पर प्रयोग की जाने वाली पुरुषों की पगड़ी भी अक्सर इसी कपड़े की बनी होती है।
फैब्रिक टाई एंड डाई, पहला हमने देख लिया टाई एंड डाई क्या है ये देख लिया। अब इसमें हमने दो पार्ट देखे ना, फैब्रिक टाई एंड डाई और दूसरा धागा टाई एंड डाई। तो देख लेते फैब्रिक पर टाई एंड डाई किस तरीके से होती है। इस डिजाइन के कुछ कपड़े चुनरी, बंधनी लहरिया, जिसमें कपड़े बुनने के बाद टाई एवं डाई के द्वारा पैटर्न बनाए जाते हैं। टाई एंड डाई का एक विशिष्ट पैटर्न बंधेज है। क्या है? बंधेज है। बंधेज पैटर्न में असंख्य डॉट्स होते हैं। एक अन्य डिजाइन लहरिया प्रकार का होता है जहां पैटर्न तिरछी धारियों के रूप में होता है। इस प्रकार के डिजाइन वाले कपड़े गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया फैब्रिक टाई एंड डाई और धागा टाई एंड डाई। दूसरा जो है उसको देखते हैं। तो धागा टाई एंड डाई डिजाइन वाले कपड़े बनाने की प्रक्रिया जटिल है, यानी कि थोड़ी टफ है। इन्हें इकत कपड़े अर्थात इकट क्लॉथ्स कहते हैं। इन कपड़ों को एक ऐसी तकनीकी से बनाया जाता है जिनमें ताने के धागों को या बाने के धागों को या दोनों धागों को बुनाई से पहले टाई एंड डाई कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। फिर चलते हैं। इस प्रकार जब कपड़ा बुना जाता है तो धागों के रंगे क्षेत्रों पर एक विशिष्ट पैटर्न बन जाता है, यानी कि जो धागा का जो रंगाई होती है उस क्षेत्र पर विशिष्ट पैटर्न बन जाता है। यदि केवल एक ही धागे अर्थात ताने या बाने धागे की टाई एंड डाई की गई हो तो उसे एकल इकत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल इकत कहा जाता है। यदि दोनों धागों को इस प्रकार टाई एंड डाई किया गया हो तो वह संयुक्त इकत कहलाता है। संयुक्त इकत में दोनों धागे अलग अलग पैटर्न बनाते हैं या इसमें एकीकृत पैटर्न बनता है। अब ये इकत पैटर्न होता क्या है देखते हैं। इकत पैटर्न का कारीगर रंगाई के साथ साथ बुनाई की तकनीकी में भी निपुण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इकत का पैटर्न बनाता है वो कारीगर रंगाई के साथ साथ बुनाई की तकनीकी में भी निपुण होता है। इकत पैटर्न में बनाए जाने वाले कपड़े में जरूरी ताने और बाने के धागे की मात्रा की गणना करनी होती है। धागे को बांधने और रंगाई के बाद उसकी बुनाई के लिए एक निपुण कारीगर की आवश्यकता होती है, जिससे डिजाइन बनाने के लिए ताने और बाने के धागों में मेल रहे। तो ये आपने देख लिया इकत पैटर्न होता क्या है। गुजरात में इकत बुनाई। गुजरात इकत बुनाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। पटोला रेशम से बनी एक दोहरे इकत की रंग बिरंगी साड़ी है। इसका निर्माण मेहसाना जिले के पास में होता है। स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित ज्यामितीय डिजाइन पैटर्नों के अतिरिक्त फूल, पशु, पक्षी तथा नाच रही गुड़ियों के डिजाइन भी देखने को मिलते हैं। इसमें लाल, पीला, हरा, काला, सफेद रंग का प्रयोग अधिकतर होता है। ये आपको दिख रहे होंगे इकत के कपड़े अलग अलग डिजाइन का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये गुजरात में इकत की बुनाई इस तरीके से होती है। उड़ीसा की इकत बुनाई देख लेते हैं। उड़ीसा में भी सूत और रेशम की इकत साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। उड़ीसा में इकत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बंध कहा जाता है। उड़ीसा में इकत प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो इकत प्रक्रिया को बंध के नाम से जानते हैं, जो एकल या संयुक्त इकत हो सकते हैं। पटोला की तुलना में यहाँ के डिजाइन कोमल और वक्र रेखीय होते हैं। इसमें प्रतीकात्मक रूप से छोटे डिजाइनों में बुना हुआ बाने का अतिरिक्त धागा भी डाला जाता है। तो उड़ीसा की इकत बुनाई आपने देख लिया। और उड़ीसा में जो इकत प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बंध के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की इकत बुनाई देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली और किराला में सूती इकत बनाने की परंपरा है। तो आंध्र प्रदेश के कौन सी जगह पे सूती इकत बनाने की परंपरा है? तो पोचमपल्ली और किराला, जिसे तौलिया रुमाल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश की इकत बुनाई है वहाँ पे इकत को क्या कहते हैं? तौलिया रुमाल कहा जाता है। ये कपड़े प्रायः जोड़े के रूप में होते हैं तथा बुने गए कपड़े के 75 से 90 वर्ग सेंटीमीटर टुकड़ों में डिजाइन किए जाते हैं। मछुआ समुदाय के लोगों द्वारा मोटे वस्त्रों का प्रयोग लुंगिया, साफे या लंगोट के रूप में किया जाता तथा बारीक कपड़ों का प्रयोग दुपट्टा या बुर्कों के रूप में
किया जाता है, तो ये आपको पता लग गया होगा। अब हम देख लेते हैं कसीदाकारी। अभी हम क्या पढ़े, अभी हम इकत के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने गुजरात में इकत की बुनाई देखी, उड़ीसा में इकत की बुनाई देखी, उड़ीसा में इकत की बुनाई को क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश की इकत बुनाई देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कसीदाकारी। तो फ्रेंड्स इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जितना हमने पढ़ा वो उतना आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा बड़ी क्लास करने का कोई मीनिंग नहीं। इसीलिए आप देखिए क्लासेस मैं थोड़ा सा मतलब छोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर ये जो 3 से 4 पार्ट में आपकी वीडियोस होती है एक टॉपिक की, एक चैप्टर की, वो चाहूँ तो 2 ही क्लास में हो जाए, बट ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, उससे बोरियत होने लगती है। तो इसीलिए 22 मिनट्स इनफ है एक बार में, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने विशेष जो हमारा पॉइंट रहा वो रहा रंगाई के बारे में। हमने देखा रंगरोधी रंगाई वाले वस्त्र देखे, फैब्रिक डाई एवं टाई क्या होता है और भारत में बनाए जाने वाले टाई एंड डाई कपड़ों की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां देखी, फैब्रिक टाई एवं डाई, धागा टाई एवं डाई। फैब्रिक टाई एवं डाई और धागा टाई एवं डाई दोनों को डिटेल में देखा। फिर हमने देखा किसके बारे में, इकत के बारे में हमने पढ़ा, इकत क्या होता है, इकत पैटर्न हमने देखा होता क्या है, कहाँ पे होता है, कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में देखा। उसमें हमने देखा गुजरात में इकत बुनाई क्या होती है, उड़ीसा में इकत बुनाई को क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश की इकत बुनाई के बारे में हमने देखा, और ये कहाँ पे होती है और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे कसीदाकारी अर्थात एम्ब्रॉयडरी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है और पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है। मुझे तो आ रहा है आपको पढ़ाने में, क्योंकि मेरा ये मतलब बहुत फेवरेट पार्ट है ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज मिलता है अपनी चीज़ों के बारे में। प्राचीन में हमारे जो प्राचीन काल से ये चली आ रही हैं, हमारे आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। तो कल हम करेंगे एम्ब्रॉयडरी के बारे में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर क्लासेस समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं ना, प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए, और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें दिया करिए, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।